नमस्कार। स्टोरी डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी की बहुचर्चित कहानी अमृतसर आ गया है का दूसरा भाग। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल और अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते, और कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चिंत बैठे थे। हाँ, उन्होंने बतियाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे बैठे सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदल ली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खींची करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की, नीचे उतर। तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं। हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बक बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुख्म, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है? बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू फिर चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, ए जीड़ जोग्यो, आराम नाल बैठो। वे रब दिए बंदियो, कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था। अपने घर में शेर बनता था, अब बोल,
तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पुश्तों में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, सब के सब निकल गए। फिर वह सिटपिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भर पेट पूरियां खा ली थीं और पानी भी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट जाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता और कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, तो कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन बाहर लगता था कि पौ फटने वाली है। मेरे पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा, डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी।
फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हांफता हुआ कहे जा रहा था, आजा, आजा, तू भी चढ़ा, आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हांफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गईं। मुझे लगा छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसककर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ीं। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया। फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होंठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा या कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथों में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा। फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, फिर अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा और दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी।
सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थीं। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर कर ही वे पठान डब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार के चेहरे की ओर देखता रहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।